तो कल एक वो दिया था आपने क्वेश्चन। ये बताइए मेरे को, लास्ट में कहाँ पहुंचे थे हम लोग? लास्ट में क्वेश्चन दिया था आपने क्वेश्चंस करवाए थे अपना, और एक बोला था करके आने को 73rd वाला। हाइड्रोजन सेल था मेरे ख्याल से। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ, ये लिखा ना? हाँ सर। हाँ सर, यही सर। ठीक है, तो लिखा आपका टेम्परेचर। ये बेसिकली क्या, बहुत कॉमन सी बात है, मतलब बहुत सड़ा सा टॉपिक है। लिखा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ गैल्वेनिक सेल। इसको डिनोट करेंगे बाय dt अपॉन डी अपॉन dt से। यहाँ पर लिखा है द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विच टेम्परेचर इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट। इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट टू डिफरेंट टेम्परेचर कंडीशन। टेम्परेचर अलग होंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग होंगे, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना, ये वैल्यू आ जाएगी। कोई दिक्कत? अरे बोलो, T2 माइनस T1 ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया और T2 माइनस T1 ये क्या टेम्परेचर डिफरेंस दिया। ठीक है, यस सर। अब बात करें बच्चे, आप लोग यहाँ पे लिखा है हीट ऑफ द रिएक्शन इन अ गैल्वेनिक सेल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें बच्चे आप लोग यहाँ पे कि दैट इज G इक्वल्स टू क्या होता है, H माइनस TH, या फिर डेल्टा G इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। बोलो आए ना? डेल्टा एस क्या है? बहुत बढ़िया। एंट्रोपी गिव्स अ हेल्पफुल इक्वेशन क्या, अच्छा थर्मोडायनेमिक्स। हाँ सर। अब बात करें बच्चे आप लोग डेरिवेशन, यहाँ पे कोई मतलब नहीं कराने का क्योंकि बहुत कुछ खास नहीं है। डेल्टा जी की यदि हम जगह पर यदि हम NFE रख दें, इन दैट केस देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि लिख दिया आप लोगों ने डेल्टा जी इक्वल्स टू क्या होगा, इट इज माइनस का NFE। बोलिए। और इस इक्वेशन में देखिए बच्चे अपन लोग, मैंने पूरी होल इक्वेशन को टी के रिस्पेक्ट में कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट कर दिया तो डेट बिकम्स क्या होगा, dg अपॉन dt। h क्या है, कांस्टेंट टर्म है, इन दैट केस 0 होगा। और s जो दिया है, s में एक t लगा है, इन दैट केस क्या होगा, इट बिकम्स 1। अरे dt अपॉन dt हो जाएगा ना सर? कौन क्या वन, एक बार फिर से बता दीजिए। डिफरेंशिएशन आता है। हाँ वो तो हो गया। हाँ तो यहाँ पर देखिए अपन लोग, t की पावर 1 है तो ये क्या होगा, t की पावर 1 माइनस 1 इक्वल्स 0। यस सर। ठीक है, अल्टीमेटली बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि h वाला टर्म खत्म हो जाएगा और बचेगा ओनली डेल्टा s। डेल्टा s को अपन लोग यदि बात करें, अपन लोग ये लिख दिया, इट इज माइनस का डेल्टा s, जैसे भी लिखना हो आपको। तो डेल्टा s मस्ट भी क्या होगा, इट इज डेल्टा g अपॉन डेल्टा t। बोलो। तो यहाँ पर डेल्टा s की जगह पर लिख दिया मैंने माइनस डेल्टा g अपॉन डेल्टा t। आगे बात करिए अपन लोगों ने यहाँ पर कि डेल्टा g की जगह यदि हम चाहें तो एक चीज और लिख सकते हैं, क्या, इट इज g की जगह क्या होगा, इट इज NFE। यस सर। NFE। तो यहाँ पर क्या होगा, D अपॉन ET आएगा, उसके बाद में क्या होगा, NF बाहर आ गया, T ऑलरेडी लगा, तो इट इज NFT। ठीक है सर सर ये वाले स्टेप से एक बार फिर से बता दीजिए ना, वो dg/dt। डेराइव कर दे रहा हूं, ज्यादा बेटर लिखा हुआ, इट इज G इक्वल्स टू होता है आपका, इट इज H माइनस TS। बोलो है ना? यस सर। अब डिफरेंशिएट करते हैं बच्चे अपन लोग, मैंने लिख दिया इट इज dg इक्वल्स टू क्या हो, बोलो, अपॉन dt कर दिया t के रिस्पेक्ट में। इन दैट केस यहाँ पर t नहीं है, मतलब कांस्टेंट टर्म 0, और यहाँ पर t है, t का कितना होगा, 1 होगा, मतलब कितना होगा, इट इज s। बोलिए। ठीक है, हाँ सर, ds। अब बात करें बच्चे अपन लोग s, या फिर मैंने बोल दिया इट इज माइनस का डेल्टा s। तो सिंपल बात करें कि डेल्टा s का यदि वैल्यू निकाले इन टर्म ऑफ डेल्टा g, तो दैट मे बी रिटन एज डेल्टा g अपॉन डेल्टा t, या फिर बात करें अपन लोग dt, और यहां पर लिख दिया मैंने इट इज dg। ठीक है, अब एक इक्वेशन अपन को ऑलरेडी पता है कि डेल्टा G इक्वल्स टू होता है डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। डेल्टा S की जगह यदि मैंने ये वैल्यू रखी, इन दैट केस रिलेशन बिकम्स क्या होगा, इट इज डेल्टा H
माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। यहां पर लिख दिया मैंने इट इज टी, और यहां पर लिख दिया इट इज dg अपॉन dt। हाँ सर। अब बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर कि dg दिया हुआ है, डेट जी में भी क्या होगा आपका कि g इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, लिख दे रहा हूं मैं, लिखा इट इज माइनस का एन एफ, और ये लिख दिया मैंने ई डी डेल्टा जी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट मैंने बोल दिया डेल्टा एच दिया हुआ, ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो ही गया था ऑलरेडी, ये लिख दिया है मैंने टी, और यहां पर लिख दिया इट इज डी अपॉन डी टी, और यहां पर लिख दिया इट इज माइनस एन देन एफ देन ई। बोलो हाँ है ना, कोई दिक्कत? सर एनएफई क्या होता है? अब वो छोड़ दो, मैं नहीं पता। हाँ ठीक है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर देखिए बच्चे अपन लोग एन कांस्टेंट एफ कांस्टेंट ये दोनों बाहर आएंगे। डिफरेंशियल ये क्या होगा आपका, वेरिएबल हो सकता है क्योंकि अपन ने अभी पढ़ा टेंपरेचर कोफिशिएंट। तो बात यस सर, अपन लोग यहाँ से माइनस एन एफ कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर होगा इट इज एन एफ ई, माइनस में आ रहा है यहाँ पर, इक्वल्स टू होगा डेल्टा एच, माइनस क्या होगा इट इज एन देन एफ देन ये वाला टी, इट इज डीई अपॉन क्या होगा dt। इसका वैल्यू यदि हमें निकालना है, इन दैट केस क्या होगा कि डेल्टा एच इक्वल्स टू होगा इट इज एन एफ टी डीई अपॉन dt, और माइनस का होगा इट इज एन एफ टी, हो गई आपकी हीट ऑफ द सेल। सर आपके जो मतलब नोट्स है ना, उसमें जो डी बाई इसमें ना ई क्या था सर इसमें? इक्वल्स टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ईएमएफ ऑफ द सेल। ओके। अरे ये दो रिलेशन तुम लोगों को याद नहीं है क्या हीरो? इक्वल्स टू होता है इट इज माइनस एन एफ ई, और डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू होता है माइनस एन एफ ई नॉट। यहाँ पे याद है सर, यहाँ पर सेल लिख दो यदि मन करे तो, याद है सर। ठीक है। नेक्स्ट दिया इन्होंने एंट्रोपी चेंज इन अ गैल्वेनिक सेल। तो यहाँ पर देखिए बच्चे अपन लोग ये रिलेशन ऑलरेडी अपन लोग करके बैठे हुए हैं। यहाँ पे जो टर्म लिखा था अपन ने प्लस में एन एफ वाला, ठीक है ना, तो वहां से टी और हटा दो, कोई दिक्कत नो सर। तो यहाँ पे थर्मोडाइनमिक फॉर्मूला से यदि पूछे जाएंगे तब जाके अपन लोगों को इसको यूज करना होगा। अब ये वाला यार जो पोर्शन है ये इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है। बात करें बच्चे अपन लोग फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा हुआ इट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या होता है भैया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसको आप लोगों ने पास्ट ईयर में पढ़ा होगा कभी, दैट इज रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, तो डिफरेंट काइंड ऑफ मेटल्स को, जितने भी मेटल्स हैं आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ मेटल्स को अपन लोगों ने, मेटल नॉन मेटल सभी को अपन लोगों ने अरेंज कर दिया। किसके रिस्पेक्ट में? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में अपन ने उनकी रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडेशन टेंडेंसी के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया, आइदर इन डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग मैनर। तो बात करें बच्चे अपन लोग इलेक्ट्रोड कौन के रेफरेंस था आपका, दैट इज SHE। क्या होता है इसका नाम? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड कंडीशन पता ही है आपको, रूम टेम्परेचर होना चाहिए। टेम्परेचर क्या होना चाहिए? 298 25। हाँ 25, ठीक है। उसके अलावा देखिए प्रेशर कितना होना चाहिए? 180 एटमॉस्फेयर। कंसंट्रेशन होना चाहिए इट इज 1 मोलर। तो बात करें बच्चे आप लोग यहाँ पे रिलेटिव रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडेशन टेंडेंसी को ये सीरीज दिखाती है। अब यहाँ पर मैंने कुछ नाम दिए हैं, तो यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग तो देखे तो मैंने बहुत सारे एलिमेंट को अरेंज किया। यहाँ पर सारे एलिमेंट को आपको नहीं देखना, और यदि कर भी लो तो भी कोई दिक्कत नहीं। लिखा इट इज ले के बासु का नाम आम, जैनकार, फिर कड़वा कौन सा प्लांट है? कोई आगे होगा बड़ा पंडित 8 किलो सोना फेंके। ठीक है, बेहतर ये रहेगा इसमें जो लिखा है इसको ना पढ़ के मैं लिख दे रहा हूँ, वो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, एलिमेंट्स ही याद कर ले सर, इससे बेटर है। लिख दूं क्या? हाँ सर। ठीक है, तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर लिख देना EMF सीरीज। ये रफली लिख लो आप, और उसके बाद में जब लिखो आप तो उसको फेयर कर लेना। ठीक है सर, एक मिनट।
लिखा है? यहां तक का बोलता हूं सर ब्लर हो रहा है। लेके हल्का सा cloudy। वासु का नाम ब्लर हो रहा है क्या? हल्का सा हल्का। रीडेबल है। हाँ सर। नहीं सर दिख रहा है। चलो, तो यहां पर लिख दिया इसके लिए ए एम, मतलब क्या होगा? इट इज आम जैन कार्क, फिर हड़वा, कोनिसा, प्लांट है। इट इज पीबी ना। तो यहां पर देखिए बच्चे, अभी तक अपन ने जितनी भी चीजें पढ़ी ये सारी वैल्यू क्या थी आपकी? दैट इज नेगेटिव एस आर पी को शो करती है, और हाइड्रोजन की वैल्यू क्या होगी? दैट इज 0.00 वोल्ट होगी। इसके बाद अब जो वैल्यू आएंगी वो क्या होंगी आपकी? पॉजिटिव में आएंगी आपकी। तो पॉजिटिव वाली फिर से लिख रहा हूं यहाँ पे, दैट इज सर वो 18 है ना निकल के बाद? जी वही आगे होगा बड़ा 8 किलो सोना। इट इज कोई आगे आगे होगा बड़ा पंडित। 8 किलो सोना। ठीक है, प्लेट लाने का बोला था, प्लेट लाना भूल गए? प्लेट, हाँ तो सर कहाँ रखा? क्या लाता हूँ? That is positive SRP। तो यहां पर जो फ्लोरीन है that must be strongest oxidizing agent, इसकी वैल्यू हाईएस्ट है, and that must be क्या होगा आपका? strongest reducing agent। सर जी सर। सर लेड का क्या लिखा है आपने? सॉरी, पीबी का क्या लिखा है? रेडी तो है। प्लांट, हाँ वही। प्लांट। तो सर मतलब ये जो इनके बीच में कुछ एलिमेंट हैं जैसे सीजियम है, रुबिडियम है, हाँ जी, वो कभी तो उनको भी तो याद करना ही पड़ेगा ना? नहीं करना, हाँ उनको याद नहीं करना। वो मैंने बोला ना, वो सीरीज मेरे अकॉर्डिंग। जी अरे बोलो, सही है क्या? स्टार्ट करें? So that is known as what? Reactivity series। अरे बोलो हाँ है ना? Among them सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या है ना? तो ये एक्चुअल में अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। यदि बोल दिया सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सी है, दैट केस लिथियम होगा आपका। इसके इलेक्ट्रॉन की डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सीजियम आल्सो। नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर, और क्या है आपका कि दैट इज द हाईएस्ट। मैंने बोला कि इट इज नेगेटिव एसआरपी, मतलब नेगेटिव में सबसे लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी? इसकी होगी।
नेगेटिव में और कम हुआ, नेगेटिव में और भी कम हुआ, धीरे 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 जा रहा है अप टू कहां तक पहुंच गया, इट बिकम्स 0। 0 को बाद में फिर यहां से स्टार्ट हुआ पॉजिटिव वैल्यू, थोड़ी और पॉजिटिव में बड़ी वैल्यू, और बड़ी और बड़ी और बड़ी, एंड दैट बिकम्स पॉजिटिव में सबसे बड़ी वैल्यू। इसकी ये हर जगह क्या है, मैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। तो ऊपर वाली सारी वैल्यू क्या होती है आपकी, नेगेटिव वैल्यू होंगी, नीचे वाली सारी वैल्यू क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। क्या होगा यदि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के फॉर्म में लिखा होता, ऊपर वाली के लिए होती थी, ऊपर वाली सारी क्या होती, पॉजिटिव पॉजिटिव, हाँ नीचे वाली नेगेटिव। अरे बोलो हाय ना। यस सर। तो बेसिकली बात करें, जितना ज्यादा एसआरपी, तो मैं तो विद साइन चल रहा हूं ना, जितना ज्यादा एसआरपी तो सबसे ज्यादा एसआरपी किसका होगा, फ्लोरीन का होगा। इन दैट केस दैट मस्ट बी क्या होगा आपका, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फ्लोरीन एक एलिमेंट है जो किसी को नहीं छोड़ता। जबकि बात करें बच्चे अपन लोग, जितना लीस्ट एसआईपी, तो सबसे लीस्ट किसका है आपका, लिथियम का। दैट मस्ट बी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि हमें पेयरिंग करना है, आपको कभी बैटरी बनाना है तो बैटरी के लिए हम लोग क्या चाहिए, पेयर्स ऑफ मेटल चाहिए, दो मेटल का कोई भी कॉम्बिनेशन चलेगा। इसके बेस पे रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है, स्पॉन्टेनियस। बोलो है ना। हाँ सर। अब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होना कंपलसरी है, स्पॉन्टेनियस नहीं होगा तो रिएक्शन को थोड़ी जलाएंगे अपन लोग। तो बात करें बच्चे अपन लोग किसी पेयर में देखें, यदि मैंने बोला कि अच्छा मेटल कौन सा, तो ऊपर वाले अच्छे मेटल, और बुरा मेटल कौन सा, तो नीचे वाले बुरा मेटल। मतलब यदि बात करें बच्चे अपन लोग, मैंने एक कॉम्बिनेशन ले लिया, फॉर एग्जांपल एक मैंने बोला कैल्शियम और दूसरा मैंने बोल दिया सोडियम। इन दोनों में देखे अपन लोग, कैल्शियम और सोडियम में जो पहले आएगा वो हमेशा ऑक्सीडाइज होगा, और जो बाद में आएगा वो हमेशा रिड्यूस होगा। क्लियर है? यस सर। अब क्वेश्चन रेज हुआ कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल रिएक्शन लिखी है, ये एक्चुअली में मेटलर्जी की रिएक्शन है, मेटलर्जी में बताऊंगा, दैट इज एलिंगम डायग्राम। ये लिखा है इट इज एल्यूमिनियम, और ये लिख दिया Cr2O3, और यहाँ पर बन गया इट इज Al2O3 प्लस क्या होगा, इट इज Cr। नेक्स्ट मैंने बोला इट इज Cr प्लस Al2O3 gives Cr2O3 plus Al. Among them, which one is correct reaction? यदि कभी दो सब्सटेंस को मैंने साथ में रख दिया और यदि वो रिएक्शन करे, तो बताइए एल्यूमिनियम और क्रोमियम में कौन ऑक्सीडाइज होना पसंद करेगा? एल्यूमिनियम। तो बताइए इन दोनों में से पहली वाली रिएक्शन और दूसरी में से विच वन इज करेक्ट? फर्स्ट वन। अरे बोलो। यस सर। मतलब कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम कैन बी ऑक्सीडाइज Cr2O3 इनटू Cr क्रूड मेटल, बट क्रोमियम ऐसा नहीं कर सकता। अरे बोलो है ना। तो जो एलिमेंट पहले आता है वो दूसरे एलिमेंट को जो बाद में आ रहा है उसके सॉल्ट से क्या कर सकता है, सब्स्टिट्यूट। बोलिए सही है क्या? यस सर। आगे बढ़े। तो बात करें बच्चे आप लोग यहाँ पे कि ऊपर जो आएगा या फिर जो पहले आएगा या जिसका SRP की वैल्यू कम होगी, अब कम होगी आपकी, तो मेरे को बताओ कि फॉर एग्जांपल मैंने इसकी वैल्यू लिखी इट इज 2.5 और इसकी वैल्यू लिख दी मैंने फॉर एग्जांपल इट इज 2.2 लिख दिया। अब बताओ भैया सबसे लीस्ट वैल्यू कौन सी है विद साइन? -2.5 विद साइन लेना आपको। और यदि मैंने बोल दिया यहाँ पर इट इज 2.5 प्लस में बोल दी, अब बताओ इनमें सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है? 2.5। अरे बोलो है ना। यस सर। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर इस बेसिस पे, यदि मैं आपसे बोलूं कि जिसका वैल्यू कम होगा, मैंने बोला कि लेस वैल्यू ऑफ SRP। अब लेस तो क्या होता है आपका 2.5, और यदि 2 को कंपेयर करूं तो बोलो लेस क्या होता है 2। और यदि मैंने बोला कि -2 एंड -2.5 में लेस क्या होता है -2.5। ये तो समझ में आता है ना। तो लेस वैल्यू ऑफ SRP यदि हम कंपेयर करें बिगिन मतलब बिटवीन क्या होगा 2 एलिमेंट, तो जिसका वैल्यू सबसे कम होगा वो हमेशा क्या बनेगा एनोड। एनोड बनेगा इन दैट केस क्या होगा उसका ऑक्सीडेशन। यदि बैटरी बनाएंगे तो क्या होगा
एनोड, एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। अरे बोलो है ना, मतलब that element has tendency to what? Reduce another substance, सेल्फ ऑक्सीडाइज हो रहा ना। Yes. चलो, यदि मैंने बोला कि हाई वैल्यू या लार्ज वैल्यू बोल दिया, हाई वैल्यू बोल दिया विद साइन, इन दैट केस क्या होगा बोलो? दैट मस्ट बी Cathode. क्या होगा? कैथोड। अब दो बातें फिर से पूछता हूं कि बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस तो हम करते हैं। अब यदि नॉर्मल बात करें, हम बैटरी बना रहे हैं तो बैटरी में एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है? एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव। एनोड शुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम एन, एन मतलब नेगेटिव, कैथोड मतलब कैटाइन मतलब क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। अरे बोलो है, उल्टा बोल दिया सर। उल्टा बोल देना। बैटरी में अरे पता से हाँ, एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है ना। सिर्फ ट्रिक बता रहे हैं सर। एक मैं बोल रहा हूं यहाँ पे दो बातें याद रखो। बैटरी का काम क्या होता है? ईएमएफ जनरेट करना। अरे बोलो, बैटरी हमने जब बनाई या इंसान ने बनाई, बैटरी चार्ज करने के लिए बनाई कि डिस्चार्ज करने के लिए? डिस्चार्ज। डिस्चार्ज। डिस्चार्ज मतलब इलेक्ट्रिसिटी को यूज करने के लिए ना। और इलेक्ट्रिसिटी कब यूज होगी? जब रिडॉक्स रिएक्शन होगी। और रिडॉक्स रिएक्शन कब होगी? जब सर्किट को शॉर्ट करेंगे। अरे बोलो है ना। हाँ सर। बैटरी अपने आप थोड़ी ड्रेन हो जाएगी या डेड हो जाएगी, उसको यूज करना पड़ेगा ना। हाँ सर। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर, एक रिडॉक्स रिएक्शन जो अपने आप से होती है उसको बोलते हैं हम लोग स्पॉन्टेनियस। मतलब यदि मैंने बोला यहाँ पे कि जिंक बोल दिया और यहाँ पर मैंने बोल दिया कॉपर, बताओ किसको क्या बनाना चाहोगे? एनोड किसको बनाना चाहोगे, कैथोड किसको बनाना चाहोगे? कॉपर और जिंक। एनोड जिंक। एंड सॉरी, कॉपर एंड जिंक। हाँ मतलब रिडक्शन किसका होगा? कॉपर। रिडक्शन कॉपर का होगा। तो बस रहते कॉपर जीरो से थोड़ी होगा, वो तो किसी आयन के फॉर्म से कॉपर में कन्वर्ट होगा। बोलो है ना। हाँ सर। तो हम लोग लिखते थे ना, यदि याद हो आपको स्टैंडर्ड वाला फॉर्म, क्या होता था कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल यदि निकालते थे तो कैथोड माइनस एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल। तो बताइए यदि रिडक्शन पोटेंशियल होगा एंड दैट मस्ट बी क्या होगा? वैल्यू ऑफ एक्स बोल दिया मैंने। तो बताइए विद साइन इट इज प्लस एक्स और माइनस एक्स। कॉपर के लिए क्या होगा? प्लस एक्स। प्लस एक्स। प्लस एक्स। अरे बोलो है। और यहाँ पर मैंने बोल दिया कि दैट हैज मैग्नीट्यूड बाई। तो बताइए इट इज प्लस बाई और माइनस बाई? माइनस वन। माइनस वाई। माइनस बाई। तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। अरे बोलो है। यस सर। तो x प्लस x एंड प्लस x प्लस y करेंगे अपन लोग, दैट इज ऑलवेज भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। सर वो y भी रिडक्शन का ही लिए क्या आपने? हाँ, अरे मैं बोल रहा हूं ना, हमें हमेशा एक ही बात याद रखना, रिडक्शन पोटेंशियल। ये भी पूरे रिडक्शन है और ये भी रिडक्शन दी है, ठीक है। हाँ सर। नेगेटिव एसआरपी दिया और ये क्या है? ये माइनस आर पाई। इट इज नेगेटिव वैल्यू ऑफ एसआरपी। मैंने भी गलत दी, इट इज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एसआरपी, ठीक है। हाँ सर। अब बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर दो वैल्यू को ऐड करेंगे, दैट मस्ट बी अ पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू मतलब क्या है? बैटरी एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, अरे पॉजिटिव ईएमएफ दे रही है। यस सर। यदि इन दोनों को मैं रिवर्स फॉर्म में कर दूं, कैथोड को एनोड, एनोड को कैथोड, तो क्या होगा? इट इज माइनस वाई माइनस एक्स। बोलो है ना। यस सर। इन दैट केस बैटरी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगी कि बैटरी इलेक्ट्रिसिटी को खाएगी? आएगी, ले लेगी। इन दैट केस बैटरी को अपन लोग क्या करेंगे? चार्ज करेंगे। यस सर। बैटरी को क्या करेंगे? चार्ज करेंगे, ठीक है। तो जब जब हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके कुछ भी करते हैं और वो इन टर्म ऑफ कैथोड एंड एनोड होता है, जब मैं इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर रहा हूं तो वहां पर एनोड क्या होता है? पॉजिटिव। और कैथोड क्या होता है? नेगेटिव, ठीक है। यस सर। एक्सपेरिमेंट किए, फैराडे एक्सपेरिमेंट किया एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसका मैं तुरंत से फिर मैंने दूसरा एक्सपेरिमेंट कर दिया, दैट इज कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। उसका तीसरा चौथा एक्सपेरिमेंट कर दिया, कहां पर? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इन ऑल द केसेस कैथोड नेगेटिव था क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, याद आया?
हाँ सर। सर बट इसका जस्ट ऑपोजिट प्रोसेस क्या है आपकी बैटरी वाली। बैटरी को आपको चार्ज देना नहीं पड़ता, वो चार्ज जनरेट करती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। इन दैट केस क्या होगा, बैटरी केस में एनोड हमेशा नेगेटिव होता है, दैट इज एनाइन वाला पोर्ट, और कैथोड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। सर मतलब एनोड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो वो बैटरी के लिए, बैटरी में देखिए आप लोग, एनोड मस्ट बी अ पॉजिटिव टर्मिनल, इट इज ऑलवेज ए पॉजिटिव टर्मिनल, और कैथोड इज ऑलवेज, सॉरी एनोड इज अ नेगेटिव टर्मिनल और कैथोड में क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल। सर तो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, मतलब उससे फिर से समझाइए। दो अपोजिट प्रोसेस जस्ट स्पॉन्टेनियस का जस्ट उल्टा क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस। हाँ अच्छा, एक में सप्लाई ऑफ एनर्जी कंटिन्यूस मिल रही है और एक में सप्लाई ऑफ एनर्जी कंटिन्यूस देना पड़ रही, तभी दोनों चीजें हो पा रही। अरे बोलो है ना। यस सर। अब मैंने बोला यहाँ पे कि इन्वर्टर के बारे में बात करते हैं। इन्वर्टर जानते हो आप लोग क्या होता है? हाँ सर। एक डिवाइस होती है, कब यूज होती है बताओ, जब घर में करंट नहीं जाता है। इलेक्ट्रिसिटी है, पावर चली जाती है, बोलो है ना, हाँ सर। तभी यूज करते हैं। तो क्या आपके पापा मम्मी बोलते हैं कि बेटा इन्वर्टर चालू कर दे? नहीं, चार्ज होता रहता है ना। नहीं सर। तो रहते हैं हमसे। और जब लाइट आती तो अपने आप को क्या होता है, चार्ज। वो चार्ज होना चालू कर देता है। अरे बोलो है ना। हम्म। अब सोचो इस चीज के लिए कितना कॉम्प्लिकेटेड है। बैटरी में एनोड क्या है, नेगेटिव। बैटरी जब यूज हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी जब दे रहा है वो इन्वर्टर, तो क्या बोल रहे हैं उसको अपन लोग, एनोड मस्ट भी क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है। और अचानक से लाइट आ गई, तुरंत से दौड़ के भागा बच्चा, और वो प्लग जो लगा था ना मेन सप्लाई में, उसको लगा के उसने रिवर्स कर दिया, पलट दिया। ऐसे करते हो आप? नहीं। टाइम का पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, ऐसा कुछ करते हो क्या? कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है ना। अरे बोलो। ये सब ऊपर से जा रहा है। अच्छा मेरी बात सुनो, समझा रहा हूँ है ना, क्लियर होगा आराम से क्लियर। मैंने बोला एक इन्वर्टर का मतलब जानते हो आप लोग क्या होता है ना। जब हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है तो इलेक्ट्रिसिटी ले लेता, मतलब दे देता वो, और जब उसको जरूरत होती तो इलेक्ट्रिसिटी उसको मिल जाती है। वो डिपेंड करता है कि जब पावर आएगी। तो मैंने बोला है यहाँ पर कि दो चीजें चलती हैं उसके साइमल्टेनियस। कौन कौन सी? एक वो इलेक्ट्रिसिटी ले भी सकता है और एक दे भी सकता है, बोलो हाँ है ना। हाँ। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी कभी भी किसी भी एक्सपेरिमेंट में देते हैं, इन दैट केस कैथोड नेगेटिव होता है वहां पर, लाइक कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। अरे बोलो है ना। जब हम एनर्जी यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज कर रहे हैं और कुछ भी काम करा रहे हैं, तो कौन सा होगा, कैथोड मस्ट बी नेगेटिव। तो मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब कभी भी डिपेंड करता है। मैंने बोला यहाँ पे ये क्या होगा आपका, इट इज बैटरी। ठीक है। और दूसरा मैंने बोल दिया यहाँ पे कैथोड रे, सीआरटी एक्सपेरिमेंट, सीआरटी एक्सपेरिमेंट। तो वहां पर क्या होगा, जो एनोड होगा वो क्या होगा, इट इज पॉजिटिव, और कैथोड होगा दैट मस्ट बी क्या होगा आपका, नेगेटिव। और यही रीजन था कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला था, दैट इज नेगेटिव पोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से क्या हो रहा है, टुवर्ड्स कैथोड, एनोड जा रहा था। व्हाई सो? बिकॉज़ इट इज पॉजिटिव चार्ज। अरे बोलो है ना। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में बता दो ना। भी हो सकता है, नेगेटिव भी, कैथोड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव। क्लियर है पहला बात। अरे बोलो। तो यदि बोले व्हाट इज द साइन ऑफ एनोड या व्हाट इज द साइन ऑफ कैथोड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोशिश ये करना कि शांत रहो। और यदि कुछ बोलना चाहो तो बस ये बोल देना, एनोड पर जो भी होता है ना, कभी भी होता है ना, एक ही चीज होती है, क्या क्या, ऑक्सीडेशन ऑलवेज। कैथोड पर हमेशा क्या होता है, रिडक्शन। साइन क्या होता है हमें नहीं पता। और अच्छे से बोले, बैटरी के बारे में बताओ, बैटरी में एनोड क्या होता है। तो अब एनोड चलेगा अकॉर्डिंग टू एनाइन। एनाइन मतलब नेगेटिव चार्ज, कैटाइन मतलब पॉजिटिव चार्ज। और जब हम इसको यूज कर रहे हैं पावर को, इन दैट केस रिवर्स हो जाएगी वाइसिंग, एनोड बिकम्स पॉजिटिव चार्ज, कैथोड बिकम्स नेगेटिव चार्ज। तो मैं ये बोल रहा हूं कि आपकी जो बैटरी है वो कनेक्टेड है ना मेन सर्किट से। अरे बोलो। हाँ सर। मेन सर्किट से कनेक्टेड, और वहां पर बकायदा प्रॉपर तरीके से लिखा है, एक प्लस साइन और एक माइनस साइन लिखा होता है। हाँ। तो जब पावर चली गई तब तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो यूज ही करने हैं, इसलिए तो मार्केट से अपन ने इन्वर्टर खरीदा था।
अब बताओ जब पावर आ जाएगी तो क्या दौड़ के आप वायर को चेंज करते हो, या तो आप मेन स्विच से चेंज कर दो, या फिर आप वो जो रहते ना प्लग टाइप के लगे रहते हैं उनको हटा के रेड का जगह ब्लैक कर दो, ब्लैक की जगह रेड कर दो, ऐसा करते हो क्या? नहीं नहीं। क्यों करना चाहिए ना बेसिकली। सर हम ऐसे तो बोल ही सकते हैं ना कि एनोड कुछ भी ऊपर लिबरेट ही करता है इलेक्ट्रॉन। जी एनोड कैसे भी हो लिबरेट ही कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन। कहीं पर भी होगा कैसे भी होगा, एनोड से ऑलवेज भी क्या होगा आपका ऑक्सीडेशन होगा एनोड। हाँ मतलब एक जगह वो बैटरी में दे रहा है और एक जगह बैटरी से दे रहा है। यदि बात करें बच्चे आप बोल लो, या तो मैं कुछ गलत बता रहा हूँ या फिर वहां पर कुछ गलत हो रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है नहीं हो रहा? सर सोर्स बदल रहा है। हाँ सोर्स बदल रहा है। सोर्स बदल, सोर्स अपोजिट चार्ज आ रहा है, वाइजिंग आ रही है आपकी। अरे बोलो, तो पॉजिटिव चार्ज टर्मिनल नेगेटिव चार्ज टर्मिनल बन रहा है और नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, और हम वहां पर वायर चेंज कर रहे हैं क्या? सर लॉजिकली तो करना चाहिए ना। सर वो इन्वर्टर मतलब कैसे भी दो बदल ही देगा ना एसी में। हाँ जी, तो बेसिकली बात करें बच्चे अपन लोग बैटरी से मेन सप्लाई को जोड़ने के बीच में हम यूज करते हैं क्या? इन्वर्टर। यदि ये है तो ये सारे काम जो है ना, क्या वाइसिंग करना है, कहां पर क्या चेंज करना है, वो ये डिसाइड करता है। यदि इसको नहीं लगाओगे तो बैटरी वर्क नहीं करेगी, वो एक ही काम करेगी। समझ? वाइसिंग क्या होता है? वाइसिंग क्या होता है? वाइसिंग मतलब क्या है? चेंज कर दिया कैथोड को एनोड, एनोड को कैथोड। अच्छा। जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट वैसी उसको सप्लाई। सर तो फिर ऐसा होना चाहिए ना कि नॉर्मल इस पे क्लॉकवाइज घूम रहा है पंखा, फिर ये होने के बाद एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल, दैट इज नेगेटिव टर्मिनल। बोलो हाँ है ना बैटरी के? से वही बैटरी ना जो अपन सेल यूज करते हैं, वही वाली बैटरी हाँ है। वही वाली बैटरी है ना, कार के अंदर होती है। उसके बाद में देखिए अपन लोग बाइक इन्वर्टर में। नहीं, वो छोटे छोटे जो आते हैं ना 1.5 वोल्ट के, वो वाले है क्या ये? लिथियम आयन बैटरी हम समाव वो भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, थोड़ा आसान पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने बोला यहाँ पर इस बैटरी में देखिए अपन लोग, ये इसका नाम है एनोड, इसका नाम है कैथोड। ठीक है, इसका नाम क्या है? एनोड, इसका नाम है कैथोड। कब होगा ये? जब इसको हम पावर देंगे। ठीक है, और जब वो जब डिस्चार्ज होगा तब ना। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी तो ये प्लस वाला क्या हो जाएगा? कैथोड, और ये हो जाएगा एनोड। बोलो है ना? उल्टा बोला ना शायद। हाँ। मैंने बोला है सपोज इट इज एनोड जब पावर जनरेट कर रहा है। ठीक है, नेगेटिव दिख रहा है? सर वो पॉजिटिव होना आपने यहाँ चाहिए। पे उल्टा लिखा है ना। अब मैं बोल रहा हूँ ना मेरी बात। एनोड दिया है, एनोड मतलब एनाइन, हाँ। दैट इज अ बैटरी। बैटरी का एक ही काम होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, ना कि यूज करना। ठीक है, यस सर। हमारे दिमाग ने जरूर रिवर्सिबल बैटरी बना ली जो रिचार्जेबल बैटरी हो गई, लेकिन बैटरी का तो यही काम था, पावर को जनरेट करना। हाँ सर। अब बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर कि सोचो ना कि जब अपन रिवर्सिबल सेल बनाए, इसको जब हमने डिस्चार्ज के बाद में रिचार्ज करने का सोचा, इन दैट केस एनोड को पॉजिटिव और कैथोड को नेगेटिव यह करना पड़ा अपन को, या फिर जिस पावर जिस भी वायर के थ्रू हम सप्लाई ले रहे थे उन्हीं वायर्स को अपन ने इंटरचेंज करना पड़ा। बोलो है ना? करना तो यही चाहिए था ना। बोलो, अरे पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव, ये तो करना पड़ेगा ना आपको। हाँ। तो इसके लिए जो डिवाइस लिए उसका नाम ही है इन्वर्टर। इन्वर्टर का मतलब क्या होता है? इन्वर्ट करता है। इन्वर्ट कर देता हूं। नहीं समझा? तो वो समझ कैथोड को और एनोड को पोजीशन चेंज करने के लिए यूज होता है ना उसको। इसका मतलब ये नहीं है कि जो है ना वो बैटरी पर लेगा प्लस जगह, उसकी जगह माइनस लिख दो, माइनस की जगह प्लस। हाँ 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 सर। ठीक है, जो ऊपर जो डब्बा रहता है वो है ना नहीं छोटा सर, वाला। क्लियर है? नहीं क्या देंगे क्लियर? तो सर, आप एक बार वही बता दो कि डिस्चार्जिंग में कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव, और एक बार चार्जिंग में। बैटरी बैटरी में एनोड क्या होता है? नेगेटिव
कैथोड कब होता है पॉजिटिव, ये ऐसा कब होता है जब बैटरी वर्क में हो, मतलब डिस्चार्जिंग। अरे बोलो है, जब करंट देती है ना, तो डिस्चार्ज मतलब यूज कर रहे हैं, हाँ वही। ठीक है। और दूसरे में बैटरी को अपन लोग क्या कर रहे हैं, उसकी एनर्जी फिर से अपन रीस्टोर कर रहे हैं। इन दैट केस क्या होगा, एनोड मस्ट बी पॉजिटिव, कैथोड मस्ट बी नेगेटिव, और ये क्या होगा आपका रीचार्जिंग या फिर चार्जिंग। बोलो भैया क्या क्लियर है अब बढ़िया है सर। तो हम यहाँ पर कुछ गलत लिखे था, बैटरी का तो एक ही काम होता है, दैट इज डिस्चार्ज होना। वो तो हम बना चुके हैं नई नई बैटरी जो रिचार्ज हो रही है। अरे बोलो है ना। हाँ सर बट जैसे अपन कभी हाइड्रोलिसिस कर, अब तुम्हारी बात भी सुन ले रहे हैं हम लोग। पहले तो एक बात क्लियर कर दो, इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रिसिटी बनती है कि यूज होती है? यूज होती है। यूज होती है। कौन सा वाला केस है, ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर वाला होगा ना। वही लड़के, डिस्चार्जिंग मतलब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है ना बैटरी से। मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होती है, धीरे धीरे कम हो रही है, 100 से चली गई 10%। देन आफ्टर क्या करना पड़ता है उसको, मेन सप्लाई से लगाते हो बाय एडाप्टर। हाँ सर। फिर चार्ज होना चालू हो जाती है। पावर बैटरी को किस केस में दे रहे हो, डिस्चार्जिंग वाले केस में या चार्जिंग वाले केस में? चार्जिंग वाले केस में। डिस्चार्जिंग का मतलब हो रहा है बैटरी को यूज कर रहे हैं दादा, है ना। हाँ अब इलेक्ट्रोलाइज करा रहे हो अपन लोग, सप्लाई ऑफ एनर्जी दे रहे हो कि ले रहे हो उससे? ले रहे हैं ना। इससे तो ले रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस में बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस कभी खुद से नहीं होता, पता आपको नहीं पता? दे रहे हैं ना सर। दे रहे हैं। सप्लाई ऑफ एनर्जी क्या दे रहे हैं आप, प्रोवाइड कर रहे हो। एनोड क्या है, पॉजिटिव क्या है, सॉरी एनोड क्या है, कैथोड क्या है? एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव। हाँ अरे बोलो, अरे बोलो। सर वो बैटरी तो डिस्चार्ज हो रही है ना इलेक्ट्रोलिसिस में। सर आप बैटरी किसको बोल रहे हो, इलेक्ट्रोलाइट को बैटरी बोल रहे हो या फिर जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसको बैटरी बोल रहे हो? मान लो हम गधे हैं, मान लो, तो समझाऊंगा फिर। मान लिया? नहीं सर। मानना ये थोड़ी है, घास थोड़ी खिलाऊंगा तुम लोगों को थोड़ी देर बाद। देख बात करें बच्चे को, कुछ चीजें समझ लो। बैटरी क्या होती है? बैटरी एक ऐसी डिवाइस होती है जो रिडॉक्स रिएक्शन खुद से कराती है, और इन दैट बिहाफ क्या होता है आपका, एनर्जी बिल्डअप करती है, दैट मस्ट बी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बोलो है ना। अरे बोलो है ना। हाँ सर। और दूसरी डिवाइस जो होती है जहां पे हम सप्लाई ऑफ एनर्जी देते हैं, इन दैट केस रिएक्शन क्या होती है, रिवर्स डायरेक्शन में चली जाती है, और उसको बोलते हैं अपन लोग चार्जिंग ऑफ व्हाट, बैटरी। अरे बोलो हाँ है ना। हाँ सर। जब जब हम सप्लाई ऑफ एनर्जी खुद देंगे, एनर्जी कौन सी एनर्जी, दैट मस्ट बी इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब खुद सोचना, इलेक्ट्रिक एनर्जी हम भी दे रहे हैं, वो सामने वाली डिवाइस भी दे रही, जा कहां रही है एनर्जी? कौन सी बात है ना। हाँ सर। अब सुनना मेरी बात, मैंने बोला यहाँ पे एक सैंपल, एक रिएक्शन कराया मैंने बोला यहाँ पर जिंक भाई साहब प्लस कॉपर 2+, यहाँ पर बन दिया Zn2+ एंड कॉपर। इज दिस रिएक्शन इज जेन्युइन? यस। क्या ये रिएक्शन हो सकती है? हाँ सर। इज इट स्पॉन्टेनियस? यस नो? हाँ। मतलब इन दोनों पेयर को मैंने साथ में रख दिया तो अपने ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, धीरे धीरे जिंक क्या होगा आपकी कॉपर की जगह ले लेगा और कॉपर को कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। बोलो है ना भाई साहब। तो रीजन अभी अपन ने जस्ट देखा कि बिकॉज जिंक का एसआरपी क्या है, नेगेटिव एसआरपी है, इसका एसआरपी क्या है कॉपर का, दैट इज पॉजिटिव एसआरपी है। अरे बोलो है ना। जितना ज्यादा नेगेटिव उतना ज्यादा
अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ सर। तो बात करें कभी जिंक और कॉपर को रखोगे आप लोग, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें कि रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड ही जाएगी। अरे बोलो है ना। अब हाँ सर। मुझे ऐसा कराना है, Zn2+ को डिस्प्लेस कराना है बाय कॉपर मेटल, तो बताइए इज इट पॉसिबल? यस और नो? नो सर। नो सर। इज इट पॉसिबल? एनर्जी देने की। कुछ सेकंड के लिए पॉसिबल, कुछ सेकंड, चंद संत, एक इंस्टेंट के लिए पॉसिबल। अरे बोलो, इट इज इम्पॉसिबल ना। हाँ सर। हो ही नहीं सकता। यस सर। तो बात करें बच्चे, आप बोलो क्या कॉपर सल्फेट को जिंक के कंटेनर में रख सकते हो? नहीं सर। नहीं सर। क्या जिंक सल्फेट को कॉपर के कंटेनर में रख सकते हो? हाँ सर। समझता है ये भाई? सो हाँ। बिकॉज कॉपर जिंक से रिएक्ट नहीं कर सकता, ये कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ठीक है? यस सर। फिर भी मैं चाहता हूँ कि ये रिएक्शन हो। अब वो रिएक्शन केमिस्ट्री पर आए। केमिस्ट्री जस्ट बेस्ड ऑन व्हाट? जो चीज आराम से होती है तो हो जाती है, और नहीं होती तो उसको सप्लाई ऑफ एनर्जी तो क्यों नहीं हो रही? दैट बिकम्स अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ना। क्या चाहिए इसको? हाँ, एनर्जी चाहिए, एक्सटर्नल। क्या चाहिए इसको? हम इस रिएक्शन को कराने के लिए हम एनर्जी दें, और ये जब रिएक्शन हो रही थी तो ये एनर्जी इवॉल्व कर रही थी, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। समझा क्या? हाँ सर। सर यही 10th में वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करके पढ़ाते थे ना, हाँ वही। ठीक है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह। रिएक्शन पॉसिबल है, वो हर समय पॉसिबल होगा जब तक मैं एनर्जी प्रोवाइड करता रहूंगा। तो दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस एक्सपेरिमेंट, जो कि रिवर्स हो गया, और दैट इज अ सिंपल बैटरी। क्लियर है? हाँ सर। अब मैं बात कर रहा हूं जो आप इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हो, ये पहला वाला केस वाला बात कर रहे हैं कि दूसरा वाला केस? बताओ कौन सा होगा केस? फर्स्ट वन और सेकंड वन? सेकंड वन। यस सर। हाँ सर। कॉमन सी बात है, H+ कहां जाएगा? हाँ सर, अब अच्छा लग रहा है। हाँ जी, कैथोड। कैथोड पर। व्हाई सो? बिकॉज़ इट इज नेगेटिव। ये फिर साइन ना भी याद रहे तो कैथोड पर ऑब्वियसली जाते, कैटायन जाते। कैथोड पर कौन जाता है? कैटायन जाते, ठीक है? चलो आगे बढ़े क्या? हाँ जी, लिखा है आपका टॉप इन सीरीज, मतलब सीरीज में ऊपर जो पोजीशन पर होगा, या फिर जिसका SRP का वैल्यू क्या होगा? लीस्ट वैल्यू होगा विद साइन, या फिर नेगेटिव वैल्यू वाला होगा, दैट मस्ट बी एक्ट एज अ क्या होगा? स्ट्रॉन्ग और रिड्यूसिंग एजेंट। या फिर क्या होगा? बैटरी में एनोड बनाया जाएगा, और दैट मस्ट बी क्या होगा? एक नेगेटिव टर्मिनल होगा। बोली सही है क्या? हाँ सर। नेक्स्ट मैंने बोला बॉटम, मतलब क्या होगा? सीरीज में ऊपर और नीचे की बात करते हैं। जो ऊपर आता है वो एनोड बनता है, जो नीचे आता है वो कैथोड बनता है। सिंपल बातों में बोलो, ठीक है? तो बताइए, फ्लोरीन जो है आपका, फ्लोरीन हमेशा क्या होगा? एक ही नेचर रख सकता है, ये हमेशा रिड्यूस ही हो सकता है। बोलो है ना? और रिडक्शन होता है कहां पर? कैथोड पे। कैथोड पर। समझा क्या? हाँ सर। नेक्स्ट लिखा है एप्लीकेशन ऑफ EMF सीरीज। तो क्या कर सकते भैया आप? बोल लो डिफरेंस और डिटर्मिनेशन ऑफ EMF ऑफ अ सेल। किसी भी सेल के लिए EMF निकाल सकते हैं। बोलो दैट मस्ट बी, EMF क्या होता है? स्टैंडर्ड कंडीशन वाला EMF है ना, सेल पोटेंशियल। डिटर्मिनेशन ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन हो सकती है, नहीं हो सकती? फॉर एग्जांपल आपने बोला कि दैट रिएक्शन इज हो सकती है, और ये रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। बोलो ना, बोलो है ना? तो जो नॉट फीजिबल होगी वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, जो फीजिबल होगी तो हो ही रही है आपकी। टू कंपेयर द रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर ऑफ एलिमेंट, तो यहाँ पर लिखा है कि डाउनवर्ड जाते हैं अपन लोग, तो रिड्यूसिंग नेचर धीरे धीरे घट रहा है, और ऑक्सीडाइजिंग नेचर धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। सर एक बार सेकंड वाली बता सकते हैं फिर क्या? से? सेकंड पॉइंट का आपने क्या बताया वो एक बार बता सकते मैंने हैं? बोला कि कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन कर रहे हैं, इज इट फीजिबल और नॉट फीजिबल, मतलब ये रिएक्शन हो सकती है और नहीं हो सकती। तो मैंने अभी रीजन मतलब राइट नाउ देखिए, अपन लोग दो एग्जांपल लिए थे। एक एग्जांपल ये था
क्या क्रोमियम एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस कर सकता है? बोलिए, क्या क्रोमियम एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस कर सकता है? क्रोमियम एल्यूमिनियम नहीं को? सर। क्या एल्यूमिनियम क्रोमियम को डिस्प्लेस कर सकता है? हाँ हाँ हेल्प ऑफ दिस सीरीज हमने डिसाइड कर लिया कि एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम विल भी क्या होगा आपका, डिस्प्लेस क्रोमियम फ्रॉम इट्स, जो भी आपका सॉल्ट दिया है, बट क्रोमियम डिस्प्लेस नहीं कर सकता। मतलब आपने फिजिबिलिटी बता दी ना कि ये ऐसी रिएक्शन हो सकती है लेकिन ऐसी नहीं होगी। सिमिलरली मैंने बोला कि क्या जिंक कॉपर को रिड्यूस कर सकता है? क्या Yes, sir. जिंक कॉपर को रिड्यूस कर सकता है? हाँ सर। यस कॉपर को रिड्यूस कर सकता है? नहीं। अरे लिखा तो है, कर तो रहा है। कार करता है। क्या कॉपर जिंक को रिड्यूस कर सकता है? नहीं। नो सर। ये तो बाय द हेल्प ऑफ दिस सीरीज हम ये डिसाइड करेंगे कि ऊपर वाला और नीचे वाला दो एलिमेंट रखे तो ऊपर वाला हमेशा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंटेन करेगा। इन दैट केस नीचे वाला जो रहेगा वो लोएस्ट पर जाएगा। इन दैट केस रिडक्शन होना है। ठीक है, ऊपर वाले एलिमेंट का हमेशा क्या होना है, ऑक्सीडेशन, और नीचे वाले का क्या होना है, हमेशा रिडक्शन। ठीक है, ठीक है। यस चलो नेक्स्ट दिया आपको फोर्थ नंबर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अभी अपन ने जस्ट देखा, द एलिमेंट प्रेजेंट अबव इन द सीरीज कैन डिस्प्लेस एलिमेंट प्रेजेंट बिलो इन द सीरीज फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। अबव सीरीज मतलब यही ना जो आपने लिखवाई थी अभी? अब मतलब जो सबसे पहला एलिमेंट था वो अपन बात करें कि मैंने ऐसा नहीं लिखा है कि ऊपर से लेके नीचे तक, वो लेफ्ट से लेके राइट जा रहा था, उसका ना फिर नीचे नीचे चल रहा था ऊपर। हाँ वैसे ही मतलब। कोई दिक्कत भैया? थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोपोइड नेचर। तो बात करें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपोइड मेटल कहां मिलेंगे आपको, दैट मस्ट बी क्या होगा, टॉप ऑफ द सीरीज। यस सर। इन दैट केस क्या होगा, डाउनवर्ड जाएंगे धीरे धीरे, क्या होगा, थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, घटती आएगी, कम हो जाएगी। इट इज डिक्रीजेस ऑन गोइंग डाउन द सीरीज। नेक्स्ट मैंने बोला लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आर रिलेटिवली मोर स्टेबल एज कंपेयर टू अनदर ऑक्साइड, तो कांट बी रिड्यूस्ड बाय केमिकल मेथड। तो इनका रिडक्शन बस अकेला एक ही तरीके से हो सकता है, बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। ठीक है, ये कैल्शियम कार्बन वगैरह इनको रिड्यूस नहीं कर सकता। क्योंकि बात करें बच्चे आप लोग यहाँ पर ZnO हो गया, Fe हो गया, टिन ऑक्साइड, इनको रिड्यूस करने के लिए अपन लोग कार्बन रिडक्शन यूज कर सकते हैं। मतलब कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड गर्म कर दो, इन दैट केस क्या होगा, इनका रिडक्शन होगा, क्रूड मेटल मिलेगा। जबकि बात करें अपन लोग PbO एंड CO, ये कंपैरेटिवली इतने ज्यादा रिएक्टर, इतने ज्यादा अनस्टेबल होंगे क्योंकि हाइड्रोजन से भी नीचे आ गए इन दैट केस। तो यहाँ पर क्या होगा आपका कि कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉरी कार्बन से या कार्बन मोनोऑक्साइड से रिड्यूस हो जाएंगे, या फिर कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये खुद से ही अपने आप से रिड्यूस होते हैं। मतलब कुछ पार्ट कार्बन रिड्यूस कर रहे हो, कुछ पार्ट खुद ही रिड्यूस कर लेंगे। सिल्वर ऑक्साइड, मरकरी ऑक्साइड और भी नीचे आ गए, तो इनके बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा कि ये ऐसे ऑक्साइड है जिनको जस्ट हीट करना विदाउट एनी रिड्यूसिंग एजेंट खुद ही रिड्यूस हो जाते हैं। बोलो है ना, डिकम्पोज हो जाते हैं। हाँ सर। अब यहाँ पर एक रिएक्शन लिखी है, हाँ सर। इस रिएक्शन को बताइए, इज दिस रिएक्शन इज जेन्युइन, यस और नो, क्या ये फिजिबल है? हाँ सर। हम कर सकते हैं। और यदि मैं बोलूं कि आयरन एल्यूमिनियम को रिप्लेस कर सकता है? नो सर। रिप्लेस कर सकता है? नहीं रिवर्स रिएक्शन हो सकती है क्या? यदि रिवर्स रिएक्शन कर रहा है, इन दैट केस क्या होगा, सप्लाई ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी। यस सर। दैट बिकम्स अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। बोलिए क्या बोले हो? नेक्स्ट मैंने बोला कि अभी फिलहाल मैं यहाँ पर KSE वाला टर्म यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर अगेन वही आएगा, मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। इसके लिए प्रॉपर तरीके से आपको लिखाऊंगा टाइम जब भी रहेगा अपने पास। नेक्स्ट लिखा है रिलेटिव रिएक्टिविटी, अ मेटल प्रेजेंट अबव देन हाइड्रोजन इन EM सीरीज रिलीज हाइड्रोजन ऑन द रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, व्हाइल मेटल बिलो द हाइड्रोजन विल नॉट रिलीज हाइड्रोजन गैस। बोलो है ना, सोडियम HCl से रिएक्ट करेगा, कौन सी गैस इवॉल्व होगी? H2। ठीक है, आयरन यदि HCl से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस तो नहीं होगी, H2। जिंक यदि HCl से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? ZnCl2 प्लस H2। H2। कॉपर HCl से रिएक्ट करेगा तो नहीं, तब नहीं होगी।
ठीक है, या रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करेगा। कुछ और बातें, अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल टॉप ऑफ द सीरीज कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर लेती है, ठीक है, और बहुत फास्ट रिएक्शन होगी, एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस होगा। एसिड से भी रिएक्ट कर सकती है, एवोल्यूशन ऑफ क्या होगा, हाइड्रोजन गैस होगा, और फॉर्मेशन ऑफ क्या होगा, सॉल्ट होगा। नेक्स्ट मैंने बोला थोड़ा और नीचे चले गए, मैंने बोला फेकोनीसा, ठीक है, तो यहां पर होगा आपका इट इज FeCO(Ni) और ये होगा Pb, तो ये होगा, ये थोड़ा नीचे आ गए, कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये इनकी रिएक्टिविटी कम हो गई, ये रिएक्ट करेंगे बस हॉट वाटर से, हॉट वाटर से रिएक्ट कर लिया, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे। डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। सिल्वर, कॉपर, प्लेटिनम वगैरह ये क्या होगा, ये हाइड्रोजन के ही नीचे आ गए, इन दैट केस वाटर से किसी भी कंडीशन पर रिएक्ट नहीं करेंगे, बोलो है ना। इन दैट केस दे आर नोन एज व्हाट, they are known as what, noble metal। जी सर। चलो नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग, दैट इज अ इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट, इलेक्ट्रोलिसिस। क्या होता है भैया इलेक्ट्रोलिसिस, बताया कोई? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज a spontaneous और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन। तो बेसिकली बात करें बच्चे अपन लोग कि मैंने यहाँ पर एक सॉल्यूशन लिया, एक कंटेनर लिया, इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट रखा, उसके अंदर 2 मेटल के इलेक्ट्रोड को डिप कर दिया और वहां पे कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी प्रोवाइड की। इन दैट केस वहां पर एक रिएक्शन हो गई। रिएक्शन में हुआ क्या कि एनोड पर कंटिन्यूस ऑक्सीडेशन होता रहा और कैथोड पर कंटिन्यूस रिडक्शन होता रहा। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, इन दैट केस मेटल क्या हो रही है, 0 से पॉजिटिव ऑक्सीडेटिव स्टेट में आ रही है। इन दैट केस मेटल 0 में कब होगी, जब वो इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होगी, बोलो है ना। हाँ सर। तो धीरे धीरे क्या होगा, वो इलेक्ट्रोड क्या होगा, पतला होता जाएगा, बोलो है ना, थिन होता जाएगा। यस सर। सॉल्यूशन के अंदर क्या है, कोई आयन है दैट का उसका रेडिएशन होना आपका एट कैथोड, तो वो क्या हो रहा है, डिपॉजिट होने वाला है किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर। इन दैट केस क्या होगा, थिकनेस ऑफ दैट रॉड बिकम्स क्या होगा, बढ़ जाएगी। चलो कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं बोलो। द डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऑन पासिंग करंट, तो आइदर क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन रिजल्ट इनटू डिपोजिशन ऑफ मेटल और लिबरेशन ऑफ गैस एट इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। लिखा आपका ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस कैटाइन डिस्चार्ज ऑन कैथोड एंड एनाइन डिस्चार्ज एट एनोड। कोई दिक्कत भैया, समझ में आया? कैटाइन पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या होगा, कैथोड का साइन क्या होना चाहिए, मस्ट बी नेगेटिव। और एनाइन इन दैट केस एनोड मस्ट बी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। अब बात करें बच्चे इलेक्ट्रोलिसिस किस किस पे चीज डिपेंड करती है, लिखा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट, वो एक्वस फॉर्म में है कि मोल्टन फॉर्म में। नेक्स्ट लिखा है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड में देखिए बच्चे अपन लोग कि इलेक्ट्रोड खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। यदि कर रहा है इन दैट केस एक्टिव होगा, और यदि नहीं कर रहा है इन दैट केस क्या होगा, इट इज इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो इनर्ट में बस 2 ही इलेक्ट्रोड हैं आपके पास में फिलहाल के लिए, एक तो प्लेटिनम और दूसरा ग्रेफाइट। ये दोनों कंडक्शन अच्छा करते हैं लेकिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं करते। नेक्स्ट मैंने बोला कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, किस कंसंट्रेशन पे लिया है, दैट इज डिपेंड्स। एंड नेचर ऑफ मीडियम मतलब पीएच पे डिपेंड करेगा। आगे देखिए बच्चे आप लोग डिस्चार्ज और डिपोजिशन पोटेंशियल, तुम लोग को समझ रहा है क्या हो रहा है? थोड़ा थोड़ा नहीं आ रहा। हाँ जी, थोड़ा समझ रहा है। चलो डिस्चार्ज और डिपोजिशन पोटेंशियल एट विच आयन इज डिस्चार्ज टू एन इलेक्ट्रोड इज नोन एज डिस्चार्ज पोटेंशियल। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, अब ये इंपॉर्टेंट है जिसको आप लोगों ने बनाया क्लोरो अल्कली प्रोसेस, सुना होगा आप लोगों ने 10th क्लास। हाँ सुना। क्या होता था वहां पर बताओ, कैथोड पर कौन सी एलिमेंट का डिस्चार्ज होता था? कैथोड पे Cl, NaOH और Cl यूज करते थे ना उसमें। कैथोड पे अल्कली क्लोरा हाइड्रोजन, इट इज NaCl, aqueous NaCl, that is brine solution ना। अब आपसे पूछता हूं कि यहाँ पर कैटाइन कौन है, एनाइन कौन है? कैटाइन सोडियम है, हाँ सर, that will be moved towards which electrode,
कैथोड और एनोड? कैथोड क्या क्या होगा कैथोड पर? रिडक्शन रिडक्शन एंड एनाइन मस्ट बी क्या होगा? इट इज दिस वन एंड दैट विल मूव टुवर्ड्स क्या होगा? एनोड। हाँ अब यहाँ पर क्या होता है? प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी एज वी नो अबाउट इट कि वाटर जो होता है इट इज वेरी वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो कंडक्शन ऑफ वाटर यदि बढ़ाते हैं अपन लोग तो क्या यूज करते हैं उसमें? कुछ भी यूज कर लो। दैट कैन बी आयनाइजेबल, दैट मस्ट बी इलेक्ट्रोलाइट, दैट मस्ट बी आइदर स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कली और इवन सॉल्ट आल्सो। अरे बोलो सॉल्टी वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अरे बोलो है ना? हाँ सर। इडियट्स। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि हमारे पास एक और आयन है इसके अंदर, दैट इज H+ आयन। हाँ सर। और एक और आयन है दैट इज OH- एंड दिस आयन इज कमिंग फ्रॉम वाटर। अब बात करें बच्चे इलेक्ट्रोलाइसिस इज जस्ट बेस्ड ऑन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। तो यहाँ पर देखिए बच्चे अपन लोग इन दोनों में किसको पहले डिस्चार्ज होना है, दैट विल बी डिसाइड बाय EMF सीरीज। EMF सीरीज ने पहले डिसाइड कर दिया कि इन दोनों में प्रेफरेंस क्या होगा डिस्चार्ज होने का। तो सबसे पहले यदि ये दोनों कभी कंपेयर करे जाएंगे तो पहले Cl डिस्चार्ज होगा और जब तक Cl का लास्ट आयन बचा रहेगा तब तक ये डिस्चार्ज नहीं होगा। ये सारा खत्म हो जाएगा देन इसका नंबर है। ठीक है? अरे बोलो। हाँ सर। तो Cl यदि डिस्चार्ज हुआ बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इन दैट केस दैट बिकम्स अ Cl2। और इन दोनों में देखिए बच्चे अपन लोग इसकी ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ज्यादा है डिस्चार्ज होने के लिए। इन दैट केस ये क्या होगा? बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से आया है इसको ले लेगा और ये क्या होगा? H2 बना के ये कैथोड पर निकल जाएगा और ये एनोड पर निकल जाएगा। तो सॉल्यूशन के अंदर बच क्या जाएगा? एक तो यहाँ पर Na और ये OH। इन दैट केस क्या होगा? NaOH बन जाएगा। लास्ट में थोड़ा रिपीट कर देंगे, 1 मिनट। मैंने बोला यहाँ पे कि हमारे पास में कैथोड पर क्या होगा? इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस होगी, बोलो है ना? हाँ। एनोड पर क्या होगा? क्लोरीन गैस होगी। सॉल्यूशन बचा क्या? यहाँ से Na बच गया और यहाँ से OH बच गया। तो बेसिकली Na+ एंड OH- रहेंगे, बोलो है ना? हाँ सर। हाँ Na+ एंड OH- में फर्दर भी क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइज होगा। लेकिन कब होगा? जब ऑल द H+ एंड Cl- क्या होगा? डिस्चार्ज हो जाएंगे। अरे बोलो। तो ये तो बस एक ही कंडीशन होगी, कब होगी? जब NaOH मस्ट बी टेकन इन एनहाइड्रस फॉर्म। अरे बोलो। मतलब होल अमाउंट ऑफ वाटर मस्ट बी क्या होगा? पहले पूरा चला जाएगा, सारे OH छोड़ जाएगा और वहां पर सारे हाइड्रोजन निकल जाएंगे। उसके बाद में आएगा सोडियम का नंबर। बोलो यस और नो? हाँ सर। दैट इज कॉल्ड प्रोलॉन्ग इलेक्ट्रोलिसिस। मतलब कंटिन्यूस कराई जा रहे हो आप एक पर्टिकुलर सैंपल की। अब बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर, तो हम लोगों ने बस एक बात सीखी कि इन दोनों में ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस किसकी ज्यादा, बस हमें ये देखना है। तो या तो रट्टा मार लो या फिर समझ लो। मैंने बोला यहाँ पर कि पहली बात तो कैथोड पर जिसका रिडक्शन हो रहा है दैट मस्ट बी क्या होगा? जितने नीचे आएगा उतने जल्दी रिड्यूस होगा। समझ रहे हो? मैंने बोला यहाँ पे कि यार सोडियम प्लस और H+ इन दोनों से बोला कि यार कोई मैनेज कर लो, अपने प्लस को हटा दो। बताओ कौन मैनेज करेगा? H+। भाई सोडियम बोले हम मेटल है, हम तो प्लस लगते हैं। अरे बोलो है ना? हम तो EMF सीरीज में ऊपर आते हैं, हमें तो हमेशा ऑक्सीडेशन करना ही पसंद है। हमें तो हमेशा ज्यादा ज्यादा अच्छी ऑक्सीडेशन स्टेट में अपने आप को रखना पसंद है। इन दैट केस जो एलिमेंट जितने ऊपर आएगा उसके रिड्यूसिंग टेंडेंसी उतनी कम होगी। अरे बोलो है ना? वो रिड्यूसिंग नहीं चलेगी, वो क्या उतने डिफिकल्टी से और जितने नीचे आएगा उतना आसानी से क्या होगा? रिड्यूस होएगा। हाँ सर। नेक्स्ट बात करें बच्चे, आप बोल लो एनोड पर अपोजिट चलता है। तो मैंने बोला यहाँ पर सपोज Cl दिया हुआ है, तो बताओ भैया Cl और Br में यदि क्वेश्चन पूछूं मैं तो बताओ कौन पहले आया था? मतलब EF सीरीज में Br आगे का बड़ा पंडित, बड़ा 8 किलो सोना फेंके। अरे बोलो है ना? तो मेरे पास में बाय कंपटीशन अभी 2 टाइप के आयन दिए। कौन? Br ऊपर था, Cl नीचे था। बोलो है ना? हाँ सर।
अभी फिलहाल में हमने क्या डिसाइड किया, इन दोनों में प्रोडक्ट चार्ज को मेंटेन करना किसको अच्छा लग रहा है? सोडियम को। इसको बोलेगा कि भैया तू ही कर जो कुछ भी करना, मैं तो ऐसे ही रहूंगा। तू नहीं होगा ना तो झक मार के बस अकेला बचूंगा ना, तब मैं करूंगा, अदरवाइज तू है ना। एंड व्हाट अबाउट देम? नेगेटिव चार्ज को कौन मेंटेन करना चाहेगा? क्लोरीन। Cl500 और इलेक्ट्रोनेगेटिव। अरे बोलो। हाँ सर। इन दोनों में क्या होगा, एक ऊपर वाला क्या करेगा, ये रिड्यूस होगा या ये डिस्चार्ज होगा। हाँ HBr। हाँ सर। तो यहाँ पर ये डिस्चार्ज होगा, यहाँ पर ये डिस्चार्ज होगा। अब अल्टीमेटली कहानी सुनते हैं कि जो जितने नीचे होता है, जो जितने नीचे होता है उसका क्या होता है, उसका क्या होता है, रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन। तो क्या H प्लस से H2 बनना रिडक्शन होता है? हाँ सर। अरे बोलो, इज दिस रिडक्शन, यस और नो? तो नीचे वाले एलिमेंट की टेंडेंसी क्या होती है, खुद रिड्यूस होना। एंड व्हाट अबाउट ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन कौन होता है? इन दोनों में देखिए अपन लोग, यदि मैंने बोला कि Br माइनस विल कन्वर्ट इनटू Br2, तो व्हाट अबाउट दिस प्रोसेस, इट इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइज कौन होना चाहेगा, ऊपर वाला एलिमेंट कि नीचे वाला? ऊपर वाला। ऊपर वाला। सेट कर चुके ना कि जो ऊपर होगा वो हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडाइज होना चाहेगा। अब यार ऊपर है, पता चला कि वो बोलने लगे दुनिया भर की बातें, सब समझ में आने के बाद बोलने लगा कि सोडियम क्या होना चाहिए, ऑक्सीडाइज होना चाहिए। तो भैया कितना ऑक्सीडाइज करोगे, +1 के ऊपर ऑक्सीडाइज थोड़ी होगा। क्लियर है? बोलिए। हाँ सर। फिर से कुछ बातें और क्लियर कर दो। एनाइन में देखिए बच्चे अपन लोग, जो ऊपर आता है, एनाइन में जो ऊपर आता है वो पहले डिस्चार्ज होता है, और कैटाइन में जो नीचे आता है वो पहले डिस्चार्ज होता है। या तो ऐसे याद रख लो, ये फिर लॉजिकल वे में समझा दिया कि इसको अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंटेन करना पसंद है। तो इन दोनों में ज्यादा प्रायोरिटी है होल्ड करने की बॉडी चार्ज, हो किसको है, सोडियम को। इन दैट केस ये इनर्ट रहेगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोलाइज, पहले ये जाएगा। इन दोनों में देखिए Cl माइनस को, माइनस चार्ज को मेंटेन करने की टेंडेंसी ज्यादा किसमें है, Cl में। इन दैट केस क्या होगा, इसको डिस्चार्ज होना पड़ेगा। कब तक होना पड़ेगा, जब ये खत्म हो जाए तब उसके बाद इसका नंबर आएगा। बोलो यस और नो। तो बेसिकली मुझे बस ये चेक करना है कि यदि Cl और OH पर देखिए अपन लोग, तो पहले कौन आएगा, या फिर ऐसे बात करो कि मैंने जो बोला कि इन दोनों में यदि कंपैरिजन करें तो Cl पहले डिस्चार्ज होता है। तो आप बताइए व्हाट अबाउट द पोजीशन ऑफ OH माइनस इन EF सीरीज, यदि वहां पर रखना चाहे तो Cl के ऊपर रखेंगे अपन लोग कि बिलो Cl? हाँ जी, ऊपर। हेलो सर नीचे रखे हैं ना, होगा ना। OH अपने माइनस को मेंटेन कर रहा है ना। हाँ। दैट के Cl को डिस्चार्ज होना पड़ा, तो Cl कहाँ होना चाहिए, ऊपर। यस हाँ सर। ऊपर होना चाहिए। समझ गया। तो बात करें बच्चे अपन लोग इसके बेस पे, एक्चुअल में क्या होता है, कैटाइन सभी को याद रहता है, लेकिन एनाइन वाला जो पोर्शन रहेगा ना वो कभी किसी को पढ़ाया ही नहीं जाता, लेकिन इलेक्ट्रोलाइसिस में आता है। इन दैट केस के लिए मैंने एक सीरीज बनाई है, वो आप लोग देख लेंगे क्या होगा। तो भैया अभी फिलहाल में अपन लोगों ने कुछ कुछ बातें समझ ली है, यदि आपको थोड़ा समझा हो तो। लिखा प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, कैटाइन हैविंग लार्ज वैल्यू ऑफ SRP will be reduced preferentially। तो मैंने बोला लार्ज वैल्यू का मतलब क्या होता है, डाउनवर्ड जाना, हाँ सर। अपवर्ड। डाउनवर्ड। SRP टॉप टू बॉटम बढ़ता है कि घटता है, बढ़ता है। बढ़ता है। बढ़ता है। मतलब जो नीचे आएगा वो पहले रिड्यूस होगा, रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस होगा, डिस्चार्ज होगा। बोलो है ना। नेक्स्ट मैंने बोला एट कैथोड एंड एनाइन हैविंग स्मॉल वैल्यू ऑफ SRP, इसकी वैल्यू कम होगी, उसकी टेंडेंसी क्या होगी, ऑक्सीडाइज होने की। तो कम वैल्यू कब होगी, ऊपर होगा कि नीचे होगा, ऊपर। ऊपर होगा। क्लियर है सर सर 1 मिनट, पेज नंबर 32 पे जाओ ना, वहाँ पे अपने एक लाइन लिखी है। हाँ सुनाइए। 32।
32 ये सर यहाँ पे आपने लिखा है ना थर्ड पॉइंट में, सर गोइंग डाउन द सीरीज ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीजेस। ठीक है। सर आपने अभी बोला था ना डिक्रीज होती है, रिड्यूसिंग बढ़ती है। ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब जानते क्या होता जल्दी ऑक्सीडाइज होता है वो। है? ना ऑक्सीडाइजेशन करता है। करता है। हाँ ऑक्सीडेशन जो करता है, ऑक्सीडेशन सामने वाला करेगा तो खुद क्या होगा? हाँ सर रिड्यूस। रिड्यूस ना। हाँ समझ करो यार, सॉरी। मेरे को गलती कर दी तुमने तो यार। चलो आगे बढ़े बच्चे आप लोग। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में देखिए बच्चे आप लोग, नॉर्मल एक्सपेरिमेंट है, आप लोगों ने बचपन में बहुत किया होगा शायद से। तो बात करें बच्चे आप लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल प्योर वाटर क्या होता है? बहुत बहुत क्या होता है? कम बहुत बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। एंड रीजन बता आपको कि 25 डिग्री सेल्सियस पर H+ आयन कंसंट्रेशन बेसिकली होता है कितना है? इट इज 10⁻⁷। अरे बोलो। हाँ सर। अमंग सॉरी ये आउट ऑफ कितना होता है आपका? 55.55 मोलर सॉल्यूशन। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर? पता है ना, 1000 डिवाइड ऑफ 18। यस हाँ सर। तो 55.55 मोलर सॉल्यूशन में ओनली 10⁻⁻7 मोल ऑफ वाटर क्या होता है? इन आयनाइज फॉर्म में होता है। सोच लो कितना ज्यादा होता है, कितना कम होता है। समझ गए क्या? So to make it conducting, a small amount of strong electrolyte like acid, base या फिर salt is added. So water can be electrolyzed using platinum electrode. ठीक है भैया? ठीक है? हाँ सर। अब ये वैल्यूज वगैरह आपको याद करना है नहीं करना, ये तो कुछ भी नहीं करना आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो यहाँ पर कुछ कंक्लूजन के बारे में बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर हुआ, तो वाटर क्या होगा बेटा जब ऑक्सीडाइज होगा? तो ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन का होगा कि ऑक्सीजन का होगा? कॉमन सी बात। ऑक्सीडेशन यदि मुझे कराना है, किसा कराऊंगा? ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीजन और ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का करा सकते हैं अपन लोग। आर यू श्योर? वाटर में व्हाट इज द ऑक्सीडेटिव स्टेट ऑफ हाइड्रोजन? +1। +1। उसके बाद फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन कराएंगे तो कितना? +10 लेके आओगे उसमें। कितना लेके आओगे? ऑक्सीडेशन किसका हो सकता है? कॉमन सी बात। वो ऑक्सीजन 2- का हो सकता है, ये H+ का हो सकता है। माइनस का। किसका होगा बोलो? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का। एंड व्हाट अबाउट रिडक्शन? रिडक्शन किसका हो सकता है? O2 - O3- तो नहीं आएगी ना? नहीं। चलो अब यहां पर देखिए बच्चे अपन लोग, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कि बेसिकली जो भी आपकी इलेक्ट्रोलिसिस है, इलेक्ट्रोलिसिस में बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह आएंगे। सो दैट इज जस्ट बेस्ड ऑन व्हाट? n फैक्टर। यदि आपको n फैक्टर आता है, यदि आपको n इक्विवेलेंट आता है, तो ये जो रिएक्शंस रहेंगे बहुत बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है भैया? हाँ जी देखिए। हाँ सर। तो बेसिकली बात करें बच्चे अपन लोग, मैंने लिखा इट इज H2O और ये लिख दिया फॉर एग्जांपल 2 टाइम्स। इन दैट केस क्या होगा बोलो? इट इज 2 टाइम्स ऑफ H2 प्लस O2। हाँ जी। हाँ सर। इस रिएक्शन को कैरीड आउट कराने के लिए मुझे कितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन लगेंगे? इस रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए मुझे कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी? ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है, बोलो है ना? हाँ सर। कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लगा? तो यार सिंपल बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे, व्हाट इज द चार्ज ऑन ऑक्सीजन? 0। व्हाट इज द चार्ज ऑन ऑक्सीजन? -2। ऐसे 2 ऑक्सीजन है, ऐसे 2 ऑक्सीजन है जो -2 वाले चार्ज किए। तो जब ये डिस्चार्ज होगी इनटू 0, तो एक ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी? 2। 2 ऑक्सीजन कितना करेगी? 4। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन दिस रिएक्शन? 4। अब बात करें बच्चे अपन लोग, अभी भी समझ में नहीं आया तो मेरे पास और ऑप्शन। मैंने बोला यहाँ पे कि हम बात क्या कर रहे हैं, किसके लिए बात हो रही है? दैट मस्ट बी फॉर ऑक्सीजन ना।
तो प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, कितना मोल ऑक्सीजन बना बाय कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के थ्रू। तो मैंने बोला यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, इट इज -2। हाँ सर। व्हाट इज द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ डेड ऑक्सीजन, इट इज 0। 0। एंड व्हाट अबाउट द n फैक्टर ऑफ डेड ऑक्सीजन, बताइए कितना होगा। इट इज टोटल नंबर ऑफ एटम मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। बोलो है ना। हाँ सर। ये होता था। हाँ सर। कितना है ऑक्सीजन का? 4। अब देखो क्या क्या कंक्लूजन निकलती है अपनी, दैट इज 4। इससे क्या निकला आपका? 4 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस रिएक्शन। अब बात करें बच्चे, अब ठीक है बेटा, चले जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं, राइट। फिर बात करें बच्चे आप लोग, यहां पर मैं ऐसा कुछ बात बोलूं कि मैंने बोला कि 4 मोल ये सर तो यदि मैंने बोला 4 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में, बताओ कितने मोल ऑक्सीजन बनेगी? 1 मोल ऑक्सीजन है ना। हाँ सर। एंड 2 मोल व्हाट? हाइड्रोजन। अरे बोलो सही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन? 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे टोटल चार्ज कितना होता है? 1 फैराडे। क्या होता है भैया? इज 1 फैराडे चार्ज। हाँ सर। 1 फैराडे चार्ज पास करूंगा यदि मैंने बोला कि 4 फैराडे चार्ज पास किया है मैंने, तो कितना ऑक्सीजन निकला? इट इज O2। अरे बोलो है ना। हाँ। अब मैं बोल रहा हूं कि यदि 1 फैराडे चार्ज पास करूंगा तो बोलो भाई ऑक्सीजन कितना निकलेगा? 1/4 ऑफ ऑक्सीजन, 1/4 मोल ऑफ ऑक्सीजन। बोलो है ना। या फिर हाफ टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन। एक बहुत ही अच्छा टॉपिक बता रहा हूं आपको, मतलब ये मजा आएगा। इट इज 1/4 मोल ऑफ क्या होगा? ऑक्सीजन। यस सर। या फिर बात करें बच्चे आप बोल लो 1/2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज ऑल्सो बी ट्रू। ठीक है। यस। What is the mass? What is the mass of 1 mole of oxygen? 16. 32. Oh, yeah, 32. 32 divided by कितना? 8. 8 Is 8 ग्राम ऑक्सीजन। हाँ ये दोनों एक ही बात है। हाँ सर। सर 1 ग्राम। 1 ग्राम। 1 ग्राम। इट इज 1 ग्राम। बोलो अभी तक किसी को कोई दिक्कत? सर फैराड तो वो जो कैपेसिटेंस है ना, 4 मोल फैराड तो इलेक्ट्रॉन लिखा है ना, उसके बाद से एक बार बता दीजिए। मतलब वो 1 मोल ऑफ O2 वाला हो गया, उसके बाद से एक बार। सर फैराड तो कैपेसिटेंस का होता है ना। फैराडे है वो। तो फैराड है। देख बेटा, बात करें बच्चे आप लोग, हम एक कंक्लूजन ले रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, कुछ समझ नहीं। एक्चुअली में इट्स एक्सपेरिमेंट बेसिकली, है ना। इससे बहुत सारे कंक्लूजन निकलेंगे और ये यदि ये समझ में आ गया तो इट डजंट मैटर अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो अभी समझ में आया, नहीं तो आधे घंटे बाद समझ में आनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन दिस रिएक्शन। बोलो कितना होगा? तो 4 हाइड्रोजन थे, 4 हाइड्रोजन थे जिन पर प्लस चार्ज था। यस सर। और चारों हाइड्रोजन कितने होगा? 0 पर पहुंच गए। इन दैट केस क्या होगा? कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ? 4 इलेक्ट्रॉन्स। इन टर्म ऑफ मोल बोलूंगा तो क्या होगा? 4 मोल इलेक्ट्रॉन। यस सर। 1 मोल इलेक्ट्रॉन को अपन बोलते हैं 1 फैराडे, 4 मोल को बोलूंगा 4 फैराडे। यस सर। अब सीधी बात बोलूंगा, क्या बोलूंगा कि भैया वाटर का एक सैंपल लिया, वाटर के सैंपल में मैंने 4 फैराडे चार्ज पास किया। बताओ बाय कैलकुलेशन कितने ग्राम ऑक्सीजन इवॉल्व हुई?
8 ग्राम। नहीं, ग्राम ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है, 4 फैराडे पास किया। 4 फैराडे से तो 32। यस सर। 2 मतलब कितना होगा, 4 ग्राम चार। हाइड्रोजन। यस सर। अरे बोलो सही। हाँ सर। अब यदि मैंने बोला क्या होगा, व्हेन 2 फैराडे चार्ज इज पास थ्रू अ सैंपल ऑफ वाटर, बताओ कितने ग्राम वाटर, कितना ग्राम ऑक्सीजन निकलेगा? 16। 16। तो तुम लोग अभी सामने रिएक्शन लिखी, इसलिए बोल पा रहे हो कि तुम लोगों को समझ में आ गया? आ गया ना सर, अरे बोलो आ गया। आ गया? समझ में अब आएगा। तो पहली बात तो ये करें, डू यू नो इक्विवेलेंट वेट? यस सर। एक बात समझ लेना, एक फैराडे का मतलब, एक फैराडे जब भी चार्ज पास होगा तो एक इक्विवेलेंट वेट मास रिलीज होगा, मास डिस्चार्ज होगा। कितना बोला? 1 इक्विवेलेंट वेट, जानते हो क्या होता है? यस सर। ठीक है। अब इसके बेस पर यदि हम बात करें कि एक क्वेश्चन पूछा गया कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन एल्यूमिनियम will reduce from Al3+ to form aluminum. In that case बैलेंस वगैरह करते दुनिया भर के, it is 2 times of this one, it is 3 times of this one, it is 2/3 वगैरह वगैरह, यहाँ पर करते it is 2 times, ये हो गया आपका it is 6 times, then that must be क्या होगा 3 times। तो बात करें बच्चे, आपसे क्वेश्चन ये रेज हुआ कि यहाँ पे पहले तो ये बताइए, 1 फैराडे चार्ज पास करेंगे अपन लोग तो कितने ग्राम एल्यूमिनियम बनेगा? एक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन जो मैंने जस्ट बताया। तो मैंने बोला कि हमें कुछ नहीं समझ में आता एल्यूमिनियम कहां पर था, कैसा था। हमें तो ये पता है कि एल्यूमिनियम कहां से गया, +3 से 3 में गया, सॉरी +3 से 0 में गया। हाँ सर। तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम? इक्विवेलेंट वेट, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट ना, इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? मॉलिक्यूलर नंबर ऑफ मोल्स वेट 13/n फैक्टर। ओए हीरो, कितना होगा? 27 into n factor। n फैक्टर कितना होता है एल्यूमिनियम का? दैट इज वैलेंसी। कितना? 3 27 डिवाइडेड 3 कितना होगा? 9। अब बात करें बच्चे, आप बोलो हमारे एक्सपेरिमेंट ये सिस्टम होता है कि हमें क्या पता था n फैक्टर एल्यूमिनियम का? यस सर। हाँ सर। पता था, दैट इज 3। सोडियम का n फैक्टर इट इज कितना होता है? 1। मैग्नीशियम में कितना होता है? 2 होता है। 2। सिंपल कैलकुलेशन बात करते हैं बच्चे। 1 फैराडे, एक इक्विवेलेंट। मैंने बोला कि इन अ सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम 3+ आयन सॉल्ट, आई डोंट नो कौन सॉल्ट है वो, सल्फेट दिया, ऑक्साइड दिया, क्लोराइड दिया, कुछ भी दिया हुआ है। मैंने बोला एल्यूमिनियम के सॉल्ट के ऊपर इलेक्ट्रोलिसिस कराया गया। एक फैराडे चार्ज पास करने पर बताओ कितना एल्यूमिनियम बाहर निकलेगा, कितना डिपॉजिट या रिड्यूस होगा? सीधा 1 फैराडे चार्ज मतलब कितना होगा? 9 ग्राम। 9 ग्राम। 9 ग्राम। 2 फैराडे चार्ज होगा तो 18 ग्राम। ना कोई रिएक्शन ना कोई कुछ, बस फैराडे अकेले चलना। फैराडे और सीधा क्या? इक्विवेलेंट। यदि आपको इक्विवेलेंट वेट निकलना आता है दैट मस्ट बी करेक्ट। अब मैं बोलता हूं कि NaCl, मॉल्टन NaCl के ऊपर हमने 1 फैराडे चार्ज पास किया, इन दैट केस बताओ कितने ग्राम सोडियम हटेगा? कितना सोडियम? 23। 1। हाँ। यदि बात करें बच्चे आप लोग, मैंने बोला कि 1 मोल या 1 फैराडे चार्ज पास करूंगा तो क्लोरीन का कितना वेट बाहर निकलेगा? 35.2। 35.5 अपॉन क्लोरीन वाला जो केस है ना, दैट इज गैस। तो गैस के अंदर यहाँ पर देखिए आप लोग, वेट नहीं चलता, मेटल में वेट चलता है, गैस चलता है उनके वॉल्यूम्स। ठीक है? अरे बोलो। वॉल्यूम पर लौट के आ रहा हूं मैं। फिलहाल में बात करते हैं अपन लोग 1 मोल या 1 फैराडे चार्ज पास कर रहे हैं अपन लोग यदि MgCl2 पर, मॉल्टन MgCl2 पर, बताइए कितने ग्राम मैग्नीशियम डिस्चार्ज होगा? 12। इट इज 12। 12। यस सर। अरे बोलो। हाँ सर। अब बात करता हूं बच्चों, यहाँ पे मैंने बोला यहाँ पर कि अभी फिलहाल में क्या देखा, 1 फैराडे चार्ज पास कर रहा हूं तो ऑक्सीजन कितना ग्राम? 8 ग्राम। 2 फैराडे चार्ज पास करूंगा तो 16।
4 फैराडे चार्ज पास करूंगा तो 32। 32। डिसाइड हो गया। हाँ सर। 1 फैराडे चार्ज करूंगा तो क्या होगा? 1 ग्राम H2, 2 फैराडे करूंगा तो 2 आधा। ग्राम, और 4 फैराडे करूंगा तो 4। 4 ग्राम। अरे बोलो है ना, हाँ 4 ग्राम। ठीक है, तो ये थोड़ा सा समझने अब डिफिकल्ट आ गया। अरे बोलो हाँ है ना, कि क्या होगा जब गैसेस पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये समझ में आ गया कि आपको 1 फैराडे चार्ज पास करेंगे तो इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होगा? मास डिपॉजिट होगा या फिर डिस्चार्ज होगा। ठीक है, अरे बोलो। हाँ सर। अब बात करें बच्चे, आप बोल लो, इन केस ऑफ गैस, गैस है तो गैस में वेट मेजरमेंट नहीं करते तो हम करते हैं वॉल्यूम मेजरमेंट, दैट इज नोन एज व्हाट? वॉल्यूमेट्री। इक्विवेलेंट वॉल्यूम। क्या बोलेंगे इसको? इक्विवेलेंट वॉल्यूम। तो मैंने बोला है बाय पासिंग 1 फैराडे चार्ज 1 इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल विल डिस्चार्ज और डिपॉजिट। बाय पासिंग 1 फैराडे चार्ज 1 equivalent volume of gas is liberated. So you must be know about the equivalent weight of that metal. अरे बोलो, देखिए क्या इक्विवेलेंट वॉल्यूम आपने सुना है किसी भी गैस का? नहीं सर। इक्विवेलेंट वेट निकालना आता है? हाँ सर। हाँ जी। हाँ सर। तो यार ये बताओ मेरे को, 2 मोल हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना होगा? 44.8 लीटर। 44.8 लीटर। ये 2 फैराडे चार्ज करता है, इन दैट केस 1 हाइड्रोजन बनता है, इन दैट केस व्हाट अबाउट द वॉल्यूम? 22.4 ना। It is 22.4। हाँ 1 फैराडे चार्ज करूंगा, इन दैट केस क्या होगा? कितना बना? इट इज हाफ मोल, इट मस्ट बी क्या होगा? 11.2। 11.2। हाँ सर। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 11.2 is the equivalent volume of hydrogen? बोल सकता हूं हाँ सर। बाय डेफिनेशन जो समझाया मैंने। अगेन बात करता हूं मैं कि ऑक्सीजन के बारे में बात करें बच्चे, 4 फैराडे चार्ज पास करूंगा, कितना वॉल्यूम? 22.4। 22.4 1 मोल। हाँ सर। यदि मैंने बोला 2 फैराडे चार्ज पास करूंगा, इन दैट केस कितना होगा? 11.2। हाँ सर। और 1 फैराडे चार्ज पास करूंगा तो 5.6। 5.6। ऑक्सीजन के लिए क्या होगा? इट इज 5.6 मस्ट बी नोन एज व्हाट? इक्विवेलेंट वॉल्यूम। अरे बोलो है ना? हाँ सर। इट इज क्वाइट कंफ्यूजिंग, लग रहा है क्या? हाँ सर। इक्विवेलेंट वेट तक सही था, ये इक्विवेलेंट वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट कहां आ गया? तो देखते बच्चे, बोलो इसकी कहानी भी बहुत आसान है। तो यार ये बचपन में फॉर्मूला सुना होगा, बचपन मतलब मोल कॉन्सेप्ट में, इट इज W/E बराबर होता है W/E। अरे बोलो है ना? वेट अपॉन इक्विवेलेंट बराबर वेट अपॉन इक्विवेलेंट, इट इज एन इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला। सुना है क्या? नहीं सुना क्या? हाँ सर। नॉर्मलिटी वाला हाँ सर। सुना है? नहीं सुना? W स्टैंड फॉर क्या है? इट्स मास। मास। E स्टैंड फॉर क्या है? इट इज इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो यदि काम करे बच्चे, आप बोल लो मास को यदि मैं मोलर प्रीफिक्स लगा दूं तो इक्विवेलेंट वेट में क्या लगाना पड़ेगा? मोलर लगाना पड़ेगा। हाँ सर। यस सर। ये फिर बात करें बच्चे, आप बोल लो यहाँ पे कि मास की जगह मैंने लिख दिया दैट इज मोलर मास डिवाइड बाय क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट। नहीं यार, नहीं
ठीक है, हो गया। मैंने बोला यहां पर एक काम करता हूं, इट इज मोलर मास लिखा मैंने, इन दैट केस क्या होगा, इट इज मोलर वॉल्यूम लिख सकता हूं, यस सर, मोलर मास डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम। और यहां पर लिख दिया मैंने, इट इज इक्विवेलेंट मास डिवाइड बाय क्या होगा, इट इज इक्विवेलेंट वॉल्यूम। बोल सकता हूं क्या ऐसा? अरे बोलो, मास अपॉन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, मोलर वॉल्यूम डिवाइड बाय क्या होगा, इक्विवेलेंट वॉल्यूम। क्लियर है? चलो अब देखते हैं बच्चे अपन लोग यहाँ पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोलर वॉल्यूम। कितना होता है 22.4 एक वॉल्यूम, मोल का वॉल्यूम 22.4 22.4। ठीक, अब यदि बात करें इक्विवेलेंट वॉल्यूम निकालना, मुझे इट इज इक्विवेलेंट वॉल्यूम निकालना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय क्या होगा, इट इज दिस वन, और मल्टीप्लाई बाय कितना होगा, इट इज 22.4। हाँ जी, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? सर ये सब आपके नोट्स में नहीं है क्या? है सब चीजें। अब बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट दिया हुआ है, हम ऑक्सीजन के बारे में अभी एक कंक्लूजन निकाल लेते कि एक फैराडे चार्ज पास करेंगे तो एक इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिलीज होगी। इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी अकॉर्डिंग टू अस, 5.6। तो बस हमें यही प्रूफ करना है कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। ये तो हमने यहां से निकाला, आंसर से क्वेश्चन बनाया, कॉन्सेप्ट बनाया। अब कॉन्सेप्ट ही देख लेते क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन? 8। इक्विवेलेंट वेट 8 और 16, 8 सोच समझ के बोला। O2 है ना, ऑक्सीजन एलिमेंट है, यहाँ पे ऑक्सीजन O2 और O3 नहीं चलता। ऑक्सीजन क्या है, एलिमेंट ना। एलिमेंट के लिए क्या होता है, इसके वैलेंसी का डिवाइड 16 है सर, 16। कितना होगा, किस में डिवाइड करोगे? 16 पे 8 ना 32 को डिवाइड बाय 2। एटॉमिक वेट कितना है, 16 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा, 8। हाँ सर, भैया एलिमेंट, देखो बात करें अपन लोग, मेरी आंखें दिखाने से है, मेरे को ज्यादा जोर से बोलने से ये नहीं है कि वो 8 का 16 हो जाएगा, बस मैं ये बोला था, ठीक है ना। कितना, इट इज 8 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। मोलर मास बोल दिया तो यार मोलर मास ही लिखना पड़ेगा। क्या होता है भैया मोलर मास ऑक्सीजन का? 16 मोलर मास 32। 32 कितना होगा, 32। इट इज 22.4। अरे बोलो है, ये होगा ये 4, ये कर दिया, इट इज 5.6। समझे क्या? सो व्हाट इज द इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन? बोलो 5.6 लीटर। हाँ सर। चलो फिर से देखते हैं। मैंने बोला 4 फैराडे चार्ज पास किया था, बोलो कितना हाइड्रोजन इवॉल्व हुआ था लीटर में? 44.8। हाँ सर। यस सर। 2 फैराडे पर कितना होगा, 22.4। और 1 फैराडे पास करूंगा, इंडेक्स कितना आएगा बोलो? 11.2 लीटर। एंड दैट मस्ट बी द इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ H2। मानते नहीं मानते? यस सर। अब मुझे ये प्रूव करना व्हाट इज द इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ H2। इक्विवेलेंट वेट ऐसा तो नहीं है कि हाँ टाइमली क्या होता है, चेंज होते रहते हैं, ये तो फिक्स वैल्यू है ना। हाँ जी। हाँ सर। तो मैंने बोला यहाँ पे कि यदि इक्विवेलेंट वेट मुझे निकालना है या इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन निकालना है, तो मैंने लिख दिया इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। देखिए अपन लोग तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन? 1। इट इज 1। मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन 2 मल्टीप्लाई बाय 22.4। अरे बोलो है। हाँ सर। कितना है इक्विवेलेंट वॉल्यूम? 11.2। अब मुझे यदि 11.2 है तो देयर इज नो नीड टू राइट दिस रिएक्शन। सीधी बात बोलूं, क्या बोलूंगा कि जब 1 फैराडे चार्ज पास करेंगे तो 11.2 लीटर हाइड्रोजन निकलेगी। जब निकलेगी कहीं से 1 फैराडे चार्ज पास करेंगे, इन दैट केस 5.6 लीटर ऑक्सीजन गैस निकलेगी, कभी भी कहीं पर भी। अरे बोलो है ना।
हाँ सर। यदि मैंने बोला कि 5 फैराडे, एक्चुअली मैंने बोला कि यहाँ पर 10 फैराडे चार्ज पास करूंगा किसी सैंपल से, वहां पर ऑक्सीजन का इवोल्यूशन हो रहा है, बताओ कितने लीटर ऑक्सीजन होगी? 56। इट इज 56 लीटर, कोई दिक्कत? और यदि Nice. बात करें हम लोग व्हाट अबाउट क्लोरीन, यदि उस प्रोसेस में यदि क्लोरीन इवॉल्व हो रहा है तो कितना इवॉल्व होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट निकालें, इक्विवेलेंट वेट सॉरी इक्विवेलेंट वॉल्यूम निकालें, तो व्हाट अबाउट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन कितना होता है? 35.5। 35.5 मोलर मास 71 21 मल्टीप्लाई बाय 22। कितना होगा? 2, ये कितना है? 11.2। हाँ सर। अब क्लोरीन के बारे में बोलो, बोलो 2 फैराडे चार्ज पास करने पर क्लोरीन कितना इवॉल्व होगा? 22.4। अजी 22.4। इट इज 22.4। हाँ। एक एक्सपेरिमेंट एक स्टूडेंट ने करके दे दिया मेरे को। मैंने बोला एक काम करना है बेटा कि यहाँ पर थोड़ा सा पानी लेना है, उसमें यहाँ पर क्या करना है, नमक का छुपा लगाना, दैट इज NaCl, और यहाँ पर मैंने बोला कि 2 फैराडे चार्ज मैंने पास किया इस इलेक्ट्रोलिस में। बताओ यहाँ से जो क्लोरीन गैस निकली उसका वेट कितना होगा या उसका वॉल्यूम कितना होगा? बताइए, क्लोरीन निकलेगी यस और नो? यस सर। 2 फैराडे चार्ज, ये डिसाइड होता है। अब बताइए विदाउट राइटिंग एनी रिएक्शन, ना ये सोचा कौन कहां पर आएगा, हम सीधा आंसर कर पा रहे हैं। बोलो व्हाट इज द आंसर? कितना वॉल्यूम निकलेगा? 22.4। वॉल्यूम कितना है इसका? 11.2। यस सर। तो कितना आएगा? इट इज 22.4 लीटर एंड दैट मस्ट बी नोन एज व्हाट? एक मोल। मोल का मास कितना होता है? 71 ग्राम। इतनी कैलकुलेशन हम लोग कुछ बिना कुछ सोच समझे कर दी। समझ में आया क्या तुम लोगों को? थोड़ा थोड़ा जी सर। और करोगे? यस हाँ सर। सर। जी करना चाहोगे एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रोलिस के? हाँ सर। बहुत बहुत ही अच्छे एक्सपेरिमेंट है। तो इसके लिए एक काम करते हैं बच्चे, अपन लोग कुछ और देखते हैं अभी, है ना? सर अपन ऐसा बोल सकते हैं कि इक्विवेलेंट वॉल्यूम यानी 22.4 डिवाइडेड बाय n फैक्टर। चलो क्या होता है बेटा, एक चीज यहाँ पर इसके बेसिस पे मैंने एक एक्सपेरिमेंट कराया। देखिए ना, एक कंपाउंड हाइड्रोलिस। क्या? हाइड्रोलिस सुना है आपको? नहीं। इट इज अ रिच सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, कैल्शियम हाइड्राइड, हाइड्रोलिस बोलते हैं। हाइड्रोलिस का मुझे नहीं कराना है, इलेक्ट्रोलिसिस करा दूं, दैट इज एक्वस हाइड्रोलिस। अब बोलो भैया यहाँ पर 2 टाइप के मुझे कैटाइन मिलेंगे, कौन कौन से? Ca2+ एंड H+। बोलो है ना? हाँ सर। H माइनस। H+। माइनस होगा। माइनस होगा ना? वाटर से। एक्वस में बोल रहा हूँ। अच्छा हाँ। Plus of water ना। यस सर। हाइड्रोजन इज इन नेगेटिव चार्ज, इन दैट क्या होगा? इट इज H- एंड वाटर का OH- बोलो है ना? हाँ सर। अब इन दोनों में कौन डिस्चार्ज होगा? प्लस। H+। हाँ सर। तो बेसिकली कैथोड पर होंगे कैटाइन, इन दैट केस कैथोड पर कौन सी गैस इवॉल्व हो? H2। हाँ सर। इन दोनों में ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ डिस्चार्ज ज्यादा किसका है? H-। तो बोलो H- और OH-। H-। माइनस। देखिए फिर से, I- सबसे ज्यादा होता है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में, Br- उसके बाद में, H- उसके बाद में, उसके बाद में Cl-, HSO4, उसके बाद आता है OH- का नंबर। हाँ सर। बोलो अभी कौन डिस्चार्ज होना चाहेगा? ये डिस्चार्ज होना, कौन डिस्चार्ज होगा? H-। H- डिस्चार्ज होगा। इन दैट केस क्या होगा? यहाँ पर भी कौन सी गैस है? बोलो हाइड्रोजन। ठीक है, हाँ सर। लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। कैथोड भी दे रहा हो, एनोड भी दे रहा, बोलो है ना? आखिरी में क्या मिलेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? हाँ यस सर।
तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस एक्सपेरिमेंट दिए हैं। बोलो भैया क्लास कंटिन्यू करें खत्म कर दें? नहीं सर बस। हाँ जी।